हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन संपीड़क हो गया था। आज अपने बात करेंगे सुपर चार्जर के बारे में। देखिए, मैक्सिमम 15-20 मिनट से ज़्यादा का ये टॉपिक नहीं है, मैं पहले ही स्पष्ट करता हुआ जा रहा हूँ। इसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं है। मैंने जितना भी ये आपको जितना भी सोर्सेज से देखा, मुझे विकीपीडिया पे ही सुपर चार्जर के बारे में पता लगा। वो भी उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा उस चीज़ को दिखा रखा था, क्योंकि ज़्यादा जो रेसिंग कार्स वगैरह होती हैं वहाँ पर सुपर चार्जर ज़्यादा यूज होता है। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप यूज कर सकते हो, ये आप मतलब अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर चार्जर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मेरा फर्ज है आपको बताना कि मैंने किस सोर्स से उस चीज़ को पढ़ा है, ताकि आपको अगर ज़्यादा उस चीज़ में इन डेप्थ पढ़ना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सको। सबसे पहले बात करता हूँ सुपर चार्जर होता क्या है, इसका क्या कार्य होता है। हिंदी में भी बताता हुआ चलूंगा, साथ साथ पैरेलल अपने हिंदी करते हुए चलेंगे। सुपर चार्जर क्या है? ए सुपर चार्जर इज एन एयर कंप्रेसर। क्या है? यह एक प्रकार का वायु संपीड़क है। सुपर चार्जर इज एन एयर कंप्रेसर, ये एक प्रकार का वायु संपीड़क है। दैट इंक्रीज द प्रेशर और डेंसिटी ऑफ एयर सप्लाई टू एन इंटर कंबसन इंजन। मतलब सुपर चार्जर एक प्रकार का एयर कंप्रेसर वायु संपीड़क है जो दाब और वायु के घनत्व को बढ़ाता है तथा उसे सप्लाई करता है, उसे भेजता है आईसी इंजन में, आंतरिक दहन इंजन के अंदर उसको भेजता है। इस चीज से क्या फायदा होता है, अपने उस पर बात करते हैं कि इस चीज का क्या प्रॉफिट है कि अपनों ने प्रेशर और घनत्व बढ़ा के आईसी इंजन में भेजा है। दिस गिव ईच इंटेक साइकिल ऑफ द इंजन मोर ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, जब अपने उसमें ज़्यादा एयर भेजते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, और आग जलाने के लिए, फ्यूल को बर्न करने के लिए अपने को ऑक्सीजन चाहिए ही होती है। बिना ऑक्सीजन के अपने आग नहीं जला सकते। ये बात आप सभी को पता होगी, नॉर्मल अपने डेली लाइफ साइंस में अपने इस चीज़ को जानते हैं। दिस गिव ईच इंटेक साइकिल ऑफ द इंजन मोर ऑक्सीजन। ये क्या करता है, प्रत्येक चक्कर में इंजन को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लेटिंग इट बर्न मोर फ्यूल, जिससे ज़्यादा फ्यूल जलता है और मोर वर्क अपने को प्राप्त होता है। दस इंक्रीजिंग द पावर आउटपुट। इससे अपने क्या है, पावर आउटपुट बढ़ती है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको आपको मतलब कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ को समझाने में, क्योंकि इसमें मेन सिर्फ डेफिनेशन ही है और कुछ भी नहीं है, बाकी 3 पार्ट है। मैं कहता हूँ 15 मिनट में इसको आज खत्म करके अपने फ्री हैं। उसके बाद में बात करेंगे, अपने एमसीक्यूज देखेंगे 2013 के, कुछ बातें कर लेंगे। माइंड मैप आपको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूंगा कि आपको स्टडी के वे में कि आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है टाइम टू टाइम आपसे बातें करनी जरूरी होती है। वो आज अपने बातें करेंगे, आज अपने पास समय है। फिर बात करता हूँ, सुपर चार्जर इज एन एयर कंप्रेसर। सुपर चार्जर एक वायु संपीड़क है, हिंदी वाले सुन ले, जो वायु के दाब व घनत्व को बढ़ाकर आंतरिक दहन इंजन में भेजता है। ठीक है, इससे प्रत्येक चक्कर में, इंजन के प्रत्येक चक्कर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। ज़्यादा ऑक्सीजन जाने से ज़्यादा फ्यूल को आप हिंदी में क्या कहते हो वो देख लेना, ईंधन, ज़्यादा ईंधन जलता है। ज़्यादा ईंधन जलने से ज़्यादा कार्य प्राप्त होता है। ज़्यादा कार्य प्राप्त होने से अपने को ज़्यादा पावर आउटपुट मिलता है, मतलब अपने को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। हिंदी में भी सिंपल भाषा में ये बात कर लेंगे। आगे मैं बात करूं, आराम से अपने पढ़ते हैं। देखो ये रहा सुपर चार्जर, यहाँ इस फोटो में अपने सबसे पहले इस फोटो को देखते हैं। ये सुपर चार्जर लगा है यहाँ पे, ये इंजन की ये पुली है और ये इंजन की पुली है। यहाँ से इसको अपने चलाते हैं। मतलब सुपर चार्जर को चलाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, तो इंजन शाफ्ट का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सुपर चार्जर को अपने पावर कहाँ से देते हैं, उसको चलाते कहाँ से, तो अपने इंजन से ही उसको चलाते हैं। ज़्यादा फ्यूल मिला, ये 2 स्ट्रोक इंजन है। मैं बता दूं आपको, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो अपना अगला टॉपिक जो भी होगा बेसिक के बाद में वो आईसी इंजन होगा। आज अपने बात भी करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपका कितना वेटेज लेके बैठता है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से क्या है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आकर इधर से जाके यहाँ बर्न हो जाएगा।
बर्न होने के बाद में यहाँ से मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है। आईसी मेरे को देखो पर्सनली मुझे आईसी इंजन सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि ना वो प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इस इंजन में, अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अपने को ये होता है कि यार हाँ अपनों ने आज मतलब ये चीज़ यूज़ किया तो अपने को पता होना चाहिए। ये फिगर की बात करूं, इस फिगर को भी थोड़ा सा देख लो। सुपर चार्जर है ये भी, ठीक है। ये क्या है, सुपर चार्जर है। एयर गई यहाँ इंजन की शाफ्ट के द्वारा और यहाँ पे पुली के द्वारा, ये कंप्रेसर सुपर चार्जर अपने यूज करते हैं और यहाँ से इंजन में ज़्यादा एयर तथा ज़्यादा ऑक्सीजन भेजते हैं, जिस कारण से अपने को ज़्यादा पावर आउटपुट, ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। एक एक कर आराम से बात करूंगा सेंट्रीफ्यूगल सुपर चार्जर के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको पढ़ा दिया, अपकेंद्रीय सुपर चार्जर आप इसको कह सकते हो हिंदी में। इंग्लिश में, हिंदी में आप सेंट्रीफ्यूगल याद रख लेना, भूलना मत। कई बार अपकेंद्रीय नहीं देता एग्जामिनर, सेंट्रीफ्यूगल दे देता है, बाद में फंस जाओगे। सेंट्रीफ्यूगल मुझे नहीं लगता आपको वर्किंग समझाने की जरूरत है, पर फिर भी मैं समझा देता हूं। एक तो याद रखना ये किस टाइप का है, ये नॉन पॉजिटिव टाइप है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये तो अपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का ये सुपर चार्जर है। बेसिकली सुपर चार्जर है क्या, एक कंप्रेसर है, एक संपीड़क है, और कुछ नहीं है। परंतु इसका यूज अपने आईसी इंजन में करते हैं, वो चीज़ पे अपने ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बताया था, अपने इस फिगर के बारे में बात करते हैं। अरे क्या ब्लैक पेन ले रखा है क्या मैंने, हाँ। अपने इस फिगर के बारे में बात करते हैं, इसको 1 और इसको 2 दे देते हैं। ये पुली में बेल्ट चढ़ी होती है, ठीक है। ये पुली की बात कर रहा हूं मैं। इस पुली में बेल्ट होती है जो इंजन के द्वारा मूव करती है। ये गियर के द्वारा यहां पर एक गियर होल लगा होता है, उस गियर के द्वारा इंपेलर को अपने घुमाते हैं, ठीक है। इंपेलर को घूमने से आपको पता है कि यहां से इंपेलर घूमेगा, यहां से एयर इनटेक होगी और यहां से मतलब आउटलेट होगा, ठीक है। वही सेम बातें हैं, वही कुछ है। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा परेशान करूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज करूंगा। सिर्फ जो बातें हैं वो आपको बता रहा हूं, इस चीज़ को यही समझ लो। बाकी जो बातें हैं मैं आगे चल के आपको और क्लियर कर दूंगा। एक बात याद रखना, इसकी लिख लेना, इसकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप सुपरचार्जर के मुकाबले। सेंट्रीफ्यूगल टाइप की थर्मल एफिशिएंसी मतलब उसमें जो भी है यार, आप देख लेना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। उसमें दक्षता ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान में रख लेना। इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो मैंने आगे भी अच्छे से लिख रखे हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है यार इसमें, कुछ भी नहीं है। मुझे वास्तव में शर्म आ रही है आपको ये पढ़ाते हो कि मैं क्या पढ़ाऊँ इसमें। मेरे कुछ पढ़ने लायक हो तो मैं पढ़ाऊँगा आपको। ये याद रखना पॉजिटिव टाइप है, ठीक है। नाम क्या है, रूट ट्रिपल लूब हेलिक्स सुपरचार्जर। लूब टाइप कंप्रेसर पढ़ा था, याद हो आपको। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल अपनों ने पढ़ा था। सेम ही सब कुछ है, सेम ही है, कुछ भी ज़्यादा बड़ी चौड़ी बात नहीं है कि यहाँ से एयर आएगी और यहाँ से एयर बाहर निकल जाएगी ज़्यादा प्रेशर में, मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ा के और बाहर निकाल देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ भी आप फोटो में देख रहे होगे, यहाँ से एयर आई है और यहाँ से डिस्चार्ज हो गया, ये होते हैं लोब्स। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं इसमें कुछ भी ज़्यादा यार आपको पढ़ाने लायक इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई लंबी चौड़ी बात है। इसमें जो बातें ध्यान रखने वाली है, याद रखना इसकी थर्मल एफिशिएंसी, उसमें है दक्षता कितनी होती है, वो लगभग होती है 70%। और इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी होती है, वो लगभग 90% होती है, आयतनिक दक्षता, ठीक है। इस बार इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इतनी बात है। ये वैसे चलाया जाता है लो स्पीड पे, वो अपनों ने आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे, मैंने आगे लिख रखा है। एक बार सिर्फ आप ये आपके लिए याद करने वाली बात क्या है, मैं आपको ना एंड में बताता हूं। चलो, लाइसोलम
ट्विन स्क्रू सुपरचार्जर, वैसे इसको स्क्रू टाइप सुपरचार्जर से डिनोट करते हैं, ये भी एक पॉजिटिव टाइप है, पॉजिटिव टाइप सुपरचार्जर है। कुछ नहीं होता, इसमें एक मेल थ्रेड और एक फीमेल थ्रेड होती है। कौन सी? मेल और एक फीमेल थ्रेड होती है, ठीक है। उनका कार्य क्या होता है, मैं उसके बारे में बात करूं। देखो, फीमेल थ्रेड वो जिसके अंदर मेल थ्रेड घूमती है, ठीक है। मतलब जिस थ्रेड के अंदर कोई भी दूसरी थ्रेड घूमेगी उसको अपने क्या कहेंगे? फीमेल थ्रेड कहेंगे। इस बात को याद रखना। यहाँ से एयर आई और यहाँ से निकल गई, यहाँ से एयर आई और यहाँ से निकल गई, ये नॉर्मल सा यार, मैं इस चीज़ में क्या ही समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ से एयर आई, यहाँ से कंप्रेस होके निकल जाएगी, यहाँ से कंप्रेस होके निकल जाएगी। ये थी वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बातें थी, कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, मैं वास्तव में कह रहा हूँ, आप विश्वास रखिए। बस इसमें ये बातें याद रख लेना, जो मैं बातें अभी आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती है। 10 मिनट ही हुए हैं क्लास को, चलो देखते हैं आगे आगे क्या करना है। आज तो यहाँ पर आप एमसीक्यूज करेंगे यार, एमसीक्यूज करेंगे अपने, क्योंकि एमसीक्यूज आपको बताना जरूरी है कि थर्मल लगभग पूरी हो चुकी है, आरएसी रह गई अपनी, एयर कंडीशनिंग और उसकी साइकिल्स रह गए यहाँ, फिर थ्योरी ऑफ मशीन रह जाएगी और उसके बाद में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, एडवांटेज ऑफ सुपरचार्जर की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो इससे क्या होता है, अपने को ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या? ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा नहीं शक्ति लिखेंगे, शक्ति प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुपरचार्जर से अपने को ज़्यादा पावर प्राप्त होती है। नो लैग, कांस्टेंट पावर डिलीवरी, मतलब स्थिर शक्ति प्रदान की जाती है अपने को। नो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस, मतलब इसके लिए कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है कि इसकी मेंटेनेंस के लिए अपने को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो बातें ना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं सबसे ज़्यादा। अगर इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये दो बातें ही हैं, जहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, पूछ भी लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे क्या पूछेगा कि इसका मतलब टाइप कौन कौन से है, वो तीनों टाइप के बारे में आप ध्यान में रख लेना। सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर आज मोर एफिशिएंट एट हाइयर स्पीड, मतलब उच्च आरपीएम पर क्या है, वो ज़्यादा दक्ष है, ठीक है। हिंदी में लिख दिया, सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर क्या है, ज़्यादा दक्ष है किस पे? उच्च आरपीएम पे या ज़्यादा आरपीएम पे, जो भी आप कहना चाहो, हाइयर आरपीएम पे ज़्यादा दक्ष है। अगर अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप को, सॉरी पंप कहाँ बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर को ज़्यादा आरपीएम पे घुमाएंगे तो उसमें वो ज़्यादा दक्षता अपने को प्रदान करेगा। यदि उसी में मैं बात करूं रूट और ट्विन स्क्रू सुपरचार्जर की, वो ज़्यादा वो एफिशिएंट होते हैं लो आरपीएम पे। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है, सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर एक तो हाइयर आरपीएम पे काम करता है, हाइयर आरपीएम पे अपने को अच्छी एफिशिएंसी देगा वो, और रूट और ट्विन स्क्रू जो है वो कम आरपीएम में अपने को अच्छी एफिशिएंसी देगा। इसको एग्जामिनर आपसे घुमा भी सकता है, वो आपको पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव के टर्म में भी दे सकता है। इजी टू इंस्टॉल, लगाना आसान है, इजी टू ट्यून, मतलब इसको सेट करना, मतलब इसमें अपने को ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि कोई मैकेनिक बुलाना पड़ेगा या किसी को ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, किसी को मतलब पूरी गणित महाभारत लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली आप सुपरचार्जर को लगा सकते हो अपने आईसी इंजन में। यह था दोस्तों अपना सुपरचार्जर। यहाँ सुपरचार्जर हो चुका है खत्म, इससे ज़्यादा सुपरचार्जर में कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो यह चीज़ याद रख लेना, दूसरे तीन जो टाइप्स हैं वो तीनों के तीनों टाइप्स याद कर लेना, बस कुछ भी मत पढ़ना, इतना विश्वास मानो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। एमसीक्यूज चलते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं यार, क्योंकि कहाँ गए एमसीक्यूज, हाँ नहीं ये तो सिलेबस है। हाँ सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लें, एक सेकेंड अपने सिलेबस भी डिस्कस कर लें। वाइब्रेशन शॉक एब्जॉर्बर यहाँ से लेकर और अब यहाँ तक अपना सिलेबस पूरा हो चुका है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस अपनों ने कर चुके हैं, ये पूरा सिलेबस, ठीक है।
पास्कल लॉ मैंने छोड़ दिया, उसको मैं एमसीक्यूज में कभी आराम से कर लेंगे, क्योंकि उसमें पास्कल लॉ में यार बहुत 3 4 5 मशीन नहीं है। मेरे को याद है, मेरे को भूला नहीं है, आप याद रखना, मैं कोई चीज़ भूलता नहीं इतनी जल्दी। भूल भी जाऊँगा तो मुझे पता है आप मुझे मैसेज करके याद दिला दोगे। एयर कंडीशनिंग एंड रिलेटेड साइकिल, मैंने सोचा था ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा है, परंतु ये पढ़ते पढ़ते मुझे ये बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सब करनी होगी। उसके बाद में बचेगा क्या, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अपने पास बचेगा क्या, फिर अपने पास सिर्फ और सिर्फ सेक्टर बच जाएगा टॉम का। ठीक है, आराम से बातें करेंगे। देखो जिसने जाना है, अभी एमसीक्यूज करवाऊंगा, एमसीक्यूज करने के बाद में आपने जिसने जाना है वो जा सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में थोड़ा सा आपको माइंड मैप क्लियर करूंगा, कुछ एक बातें हैं जो मैंने करना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सिलेबस डिस्कस करेंगे अपने, क्योंकि मैं जब पढ़ने बैठा मुझे पता लगा कि यार इन्होंने जो कुछ दे रखा है ना उसके अंदर बहुत सारा कुछ मतलब हुआ भरा हुआ है, तो वो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। बेल्ट चैन एंड गियर ड्राइव, पढ़ने में आसान है परंतु बहुत बड़े हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। बेल्ट ड्राइव, चैन ड्राइव और गियर ड्राइव, मैंने कल इसके नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, कि मेरे पास बने हुए पड़े थे, पर आपको पढ़ाने के लिए मैंने कल ही बैठा हुआ था मैं रात को, काफ़ी 2 ढाई बज गए थे मुझे। मैंने आपको एक बात कही थी कि टॉम की बुक अगर आपने पढ़ ली, कौन सी, आर एस खुरमी, नोट आर एस खुरमी, कौन सी जो मेन बुक है, आपको वहां से ही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। सेम 2013 में भी हुआ है कि मेरे को सबसे पहले, अभी मेरा मकसद पता क्या, मैंने आपको सिलेबस करवाना है। सिलेबस करवाने के बाद में आपको एग्जाम का ऐसा एनालाइज करके दूंगा ना, आपको कह दिया ना कि भाई ये बुक आपके लिए बेस्ट है, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। अब कोई बच्चे मुझे चैलेंज करना चाहता है वो चैलेंज कर सकता है, 2013 का पेपर उठा लो, 90% वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आप जेईएन का एग्ज़ाम के पेपर उठा लो, आपको वहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कल देख लिया, सिर्फ एक एम जो था मॉड्यूल ऑफ केयर वाला, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया था 2013 में, बाकी अदरवाइज सारे सेम थे, वो भी मैं आगे बात करता हूँ। स्पीड रेशो वगैरह अपने इसी में कवर कर लेंगे, बेल्ट चैन और गियर ड्राइव में। फ्रिक्शन क्लचेज में 3 प्रकार के क्लचेज होंगे अपने पास। ठीक है, एक तो प्लेट टाइप, डिस्क टाइप जिसे अपने कहते हैं, दूसरा अपने पास कोन, और तीसरा सेंट्रीफ्यूगल जो अपने स्कूटी वगैरह में यूज होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में कुछ नहीं है यार, एक गेंद ले लेंगे, उसको ऐसे फरस पे घुमा देंगे, और यही जैसे आज सुपर चार्जर किया वैसे रोलिंग फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा। वाइब्रेशन में देखो, वाइब्रेशन कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, वाइब्रेशन सिर्फ आपको रटने वाली चीज़ है, वो आपको रटना होगा। शॉक एब्जॉर्बर पे मुझे काम करना है, क्योंकि ये मैंने आज तक इससे पहले पढ़ा नहीं, और ना ही मुझे पता है कि मुझे कहाँ प्राप्त होगा, क्योंकि ये बेसिकली है आईसी इंजन का पार्ट। ठीक है, आईसी इंजन में जब अपने सस्पेंशन पढ़ेंगे ना, तब अपने पास आ जाएगा ये शॉक एब्जॉर्बर, उससे पहले अपने लिए किसी काम का नहीं है। चलिए मूव करता हूँ मैं 2013 के एग्ज़ाम पे, सॉरी एग्जाम पे क्या, क्वेश्चन पेपर पे। ये क्वेश्चन आपको, सॉरी, ये क्वेश्चन आपको टॉम की बुक में देखने के लिए मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको टॉम की बुक में देखने के लिए मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, टॉम जब करवाऊंगा मैं तब बता दूंगा, थोड़ा सा एनालाइज। एग्जाम हमेशा देखो, मैं मानता हूँ ये 2013 का एग्जाम है, पर एनालाइज करना जरूरी होता है। मुझे ये भी पता है कि बोर्ड चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, पर एनालाइज ये आपको टॉम की बुक में देखने के लिए मिल जाएगा, और ये आपको टॉम की बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, ये सब अपनों ने पढ़ लिया, ये अपनों ने पढ़ लिया था पहले, जो 20 प्रश्न है वही अपने लिए मेन है। स्प्रिंग इंडेक्स हो गया था, पास्कल लॉ हो गया था, बर्नौली थ्योरम अपनों ने कर ली थी, सेंट्रीफ्यूगल पंप अपनों ने कर लिया था, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप अपनों ने पढ़ लिया था। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। फॉर एन रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज, देखो याद करो, डी क्यू अपॉन में टी इज इक्वल टू, अगर जीरो होगा तब वो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, और डी क्यू अपॉन में टी अगर लेस देन जीरो होगा तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा।
और उसी में डी क्यू अपॉन में टी अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ये इम्पॉसिबल है। ये बात अपनों ने की थी, तो क्या होगा, वो 0 होगा। इतनी बात आप समझ गए हो। पीपीएम फर्स्ट मशीन के बारे में अपनों ने पढ़ चुके थे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पीपीएम फर्स्ट मशीन अपनों ने देख ली थी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं पढ़ा था अपनों ने। ये किसके बारे में बताता है, मैंने आपको पढ़ाया था, किसके बारे में बताता है, एंट्रोपी के बारे में बताता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। उसमें गतिकी उसमें गतिकी का द्वितीय नियम परिभाषित करता है किसको, एंट्रोपी को। एक कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, एक कार्नोट चक्कर में बना होता है। कार्नोट साइकिल मैंने पढ़ा चुका हूं, क्या होता है, दो तो उसमें होता है आइसोथर्मल समतापीय और दो होते हैं एडियाबैटिक रुदो समप्रक्रम, ठीक है, यही होते हैं। अब देख लो कहां भी आपको मिल रहा है दो स्थिर आयतन प्रक्रम और दो समतापीय, नहीं, दो समतापीय प्रक्रम और दो रुदोसम प्रक्रम, ये होगा, दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। समझ गए हो। साथ साथ करवाता हुआ जा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कल मैंने अब दिया था आपको एक होमवर्क, आपको मैंने होमवर्क में कहा था कि आपको 2013 के एग्जाम में आपको देखना है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था कंप्रेसर में, मिनिमम वर्क ऑफ कंप्रेसर के लिए, डबल स्टेज कंप्रेसर के लिए अपने जब यूज करते हैं, कि आप होमवर्क जरूर करके आना। उसी बारे में अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसी बारे में अपने देखते हैं कि वो क्या हो सकता है। ये कहता है डबल स्टेज कंप्रेसर है, ठीक है, ये कोई कंप्रेसर है, यहां पर एक इंटरकूलर लगा देता हूं मैं, ठीक है, और यहां पे मैंने दूसरा कंप्रेसर लगा दिया। अब सुनता हूं, अब पढ़ता हूं मैं। एयर इज कंप्रेस बाय डबल स्टेज कंप्रेसर। देखो, एक द्विपद वायु संपीड़क द्वारा संपूर्ण शीतलन के साथ, मतलब इंटरकूलिंग के साथ इंटरकूलर मैंने लगा दिया। एक बार दाब 27 डिग्री सेल्सियस ताप से वायु को 36 बार दाब तक संपीड़ित किया जाता है। क्या कह रहा है, फ्रॉम 1 बार प्रेशर टू 27 डिग्री टेम्परेचर टू 36 बार प्रेशर तक अपने उसको संपीड़न करके टरबाइन में भेज देते हैं, मतलब आगे भेज देते हैं, आप डिलीवरी कर देते हैं, वो छोड़ो आप। What should be the interstage pressure of the minimum work of compressor? संपीड़ित्र के न्यूनतम कार्य हेतु मध्यवर्ती दाब का मान क्या होगा। यहां पर दाब होगा P1, यहां पर दाब होगा P2, यहां पे भी P2, और जब अपने इससे बाहर निकाल देंगे तो यहां पे दाब आ जाएगा P3। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक बार दाब से उसको बढ़ाकर उसको कितने में कर दिया, 36 बार दाब में अपनों ने भेज दिया। यही कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, इससे ज्यादा इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं कह रहा है, ठीक है। सीधा सीधा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यदि अपने को मिनिमम वर्क, न्यूनतम कार्य अगर डबल स्टेज कंप्रेसर से प्राप्त करना है तो अपने क्या करेंगे, प्रेशर रेशो को बराबर कर देंगे, ठीक है। सॉरी, क्या मैंने कहा था कि यदि प्रेशर रेशो, दाब अनुपात सेम होंगे दोनों स्टेज के, तो अपने को क्या होगा, मिनिमम कार्य प्राप्त होगा। तो बड़ा कर देता हूं। तो मैंने कुछ ये बात की थी आपसे, P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू P3 अपॉन में P2। क्या मैंने ये बात की थी आपको कि हाँ सर अब कुछ याद आ रहा है हमें, हमने पढ़ा नहीं है पर हमें याद आ रहा है। मैंने आपको कहा था, इससे एक फॉर्मूला और निकाल के दिया था, P2 इज इक्वल टू अंडर रूट में P1 इंटू में P3 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने से पूछा क्या जा रहा है, अभी उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इंटरस्टेज प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है, मध्यवर्ती दाब जो ये P2 है इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या अपने निकाल सकते हैं, आप कहोगे सर अब तो निकाल ही सकते हैं। कैसे, P2 इज इक्वल टू 1 इंटू में 36 का अंडर रूट, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 36 ही आएगा, और 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 होता है। 6 इज द आंसर, ठीक है।
ध्यान में रख लेना, क्योंकि बार बार आप एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक बात कहता हूं, एक बात ध्यान रखना, ये जो एमसीक्यूज थे ना, यहाँ कहाँ गए, वो शुरू शुरू में जो एमसीक्यूज था, मैं उस पर वापस जाऊंगा, समय लग जाएगा। ये एमसीक्यूज अपनों ने पढ़े हुए हैं, पर मैं गारंटेड कहता हूं जो बच्चा थोड़ी लेट स्टडी करेगा वो इस एमसीक्यूज को कहेगा सर बहुत हार्ड आया था। हार्ड हार्ड कभी भी नहीं होता है एग्जाम। आपने पढ़ा है आपके लिए इजी, आपने नहीं पढ़ा आपके लिए हार्ड है, बस इतनी बात आप ध्यान में रख लेना कि अपने को पता है कि 15/16 टी, क्योंकि मैंने आपको ये चीज वहां भी करवा दी थी जब मैंने टोरजन के आपको एमसीक्यूज करवाए थे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी ध्यान में रख लेना, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे आपको 2 की जगह पे 3 भी दे सकता है, 3 स्टेज भी दे सकता है। ठीक है, उसके लिए भी मैंने बताया था, क्या बताया था, P4 में P3 हो जाएगा। ये सब बातें अपने कल कर चुके थे। उससे आगे आरएससी के ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा समझाते हुए चलता हूँ क्योंकि अपने पास समय बहुत है, थोड़ा आपको अभी माइंड भी प्रिपेयर करना है। मैं ये एमसीक्यूज करने के बाद में जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है, जो रुकेगा वो रुक सकता है। एक बात ध्यान रखना, मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ, कंफर्ट कंडीशन के लिए अपनी बॉडी को, मतलब कंफर्ट कंडीशन के लिए आरएच जो होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, वो लगभग 50% चाहिए होती है। और जो टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, डीबीटी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, वो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना, किसी भी कंडीशन में हो आप, चाहे सर्दी गर्मी, आपकी के लिए कंफर्ट जो कंडीशन है वो यही होती है। ठीक है, अब यहाँ नहीं काम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने डेली लाइफ में ये चीज़ काम आती है कि मतलब जो अपने टेम्परेचर एसी का सेट करते हैं ना, वो 23 डिग्री तक ही करना होगा। बहुत सारी वीडियो, बहुत जगह आपने पढ़ा भी होगा ये चीज़, ब्लॉग वगैरह भी पढ़े होंगे कि जहाँ बोला जाता है कि अपना जो कंफर्ट कंडीशन है वो 23 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लगभग यहाँ 22 है, मतलब एग्जामिनर ने 22 दिया है, कई जगह पे आपको 24 भी देखने के लिए मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये क्या होता है, ये लगभग 12,000 BHU पर आवर होता है, या फिर 3.5 किलोवाट पर आवर, हाँ मतलब 3.5 किलोवाट को दर्शाता है। ये होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर, बाकी अलग बातें हैं। ये हो गया, मतलब आपको थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा व्यू क्लियर कर दिया कि भाई आपके सामने 2013 का एग्जाम है, आपको जो पढ़ाया है वो सही है गलत है वो आपने सोचना है। मेरी तरफ से मैंने अपना 100% दिया है आपको कि भाई कि आप इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा यार, इससे बाहर क्या पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, परंतु जो भी पूछा जाएगा वो अपने एमसीक्यूज में भी कवर कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। अब मैं बात करता हूं, ये अपना टेक्निकल का सिलेबस की बात खत्म है। एक ना टॉपिक है यार, मेरे को ना मेरे को ये लगता है कि मेरे को आपको बताना चाहिए, मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों का ज्ञान, मतलब तंत्र मतलब सिस्टम्स के बारे में। मैंने कहीं ना कहीं वो लिखा भी था आज, हाँ मैंने पूरा पेज बना के लिखा था। देखो अभी मैं बात करूं, मैंने हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिख रखा है, कोई बात नहीं, आप फिर भी देख लेना। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये टॉपिक है। अब अपनी तरफ से क्या है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको अरे यार क्या ही आसान, मतलब बायोलॉजी पूछिए क्या ही पढ़ना है, महत्वपूर्ण तंत्र पढ़ने हैं, ठीक है 2-4 अंक पढ़ लेंगे, बॉडी पार्ट्स पढ़ लेंगे, विटामिन तो अपने को आते ही हैं, फैट प्रोटीन और कार्ब्स के बारे में अपने को पता ही है, और ब्लड और WBC RBC और ब्लड टाइप जितने भी हैं वो सब अपने पढ़ लेंगे, उसका स्थानांतरण वगैरह सब अपने पढ़ लेंगे। बड़ा ईजी है, नहीं है ये ईजी, ये ईजी नहीं है। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं है। देखो सिस्टम सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसे अपने कहते हैं पहला। दूसरा सिस्टम अपने पास आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तीसरा अपने पास आएगा रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र जिसे अपने कहते हैं सिस्टम। 3 सिस्टम हो गए। फिर अपने को पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम 4। 5वां अपने पढ़ेंगे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे।
छठा अपने पढ़ेंगे स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम जिसको अपने मतलब क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट्स, हड्डियों वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। सातवां अपने पढ़ेंगे सेंसरी सिस्टम, जीव वगैरह के बारे में अपने पढ़ते हैं, जो अपने सेंसरी ऑर्गन होते हैं। आठवां अपने पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है, न्यूरॉन सेल के बारे में जहां अपने पढ़ते हैं। और नौवां अपने पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये सारे सिस्टम आते हैं भाई, आसान मत समझ लेना यार, पहले ही बता रहा हूं, ये सिस्टम आते हैं एक लाइन में, आपको कितना कुछ पढ़ना है ये ध्यान में रखना, छोड़ना मत, प्लीज छोड़ना मत, ये मौका दोबारा से नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर कह रहा हूं ये मौका दोबारा से नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूंगा आपसे, मैं पीपीटी पे ही मूव कर रहा हूं, ठीक है, जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है। यदि आपके पास समय है आप बैठिए, आपसे कुछ बातें मैं डिस्कस कर लेता हूं, कुछ रोड मैप अपने क्लियर करते हैं और आगे फ्यूचर के बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, आपको मैं बड़े मुद्दे मुद्दे वाली बातें समझा देता हूं। 7 टॉपिक है अपने, आईसी इंजन टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस, ऑटोमोबाइल व्हीकल, व्हीकल सिस्टम, व्हील एंड टायर एंड विविध जिसे अपने कहते हैं वो, ठीक है, 7 टॉपिक है। बेसिक आईसी इंजन के दोनों पार्ट, आईसी इंजन एंड परफॉर्मेंस जिसे अपने कह सकते हैं, ये आपका 60% तक कवर करेगा, याद रख लेना ये बात। 60% आपको जो प्रश्न है वो सिर्फ इन 3 टॉपिक से ही देखने के लिए मिलते हैं। मेरी बात का विश्वास मत करना, वो आपकी मर्जी है। 2013 के देखो, हाँ एक बात और, 2011 का जो पेपर है ना यार, उसमें मैंने एक चीज देखी, बहुत आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि वो समय था 2011 का, 2013 का, जहां कोई निर्धारित नहीं होता था, जहां बच्चे को कोई मतलब नहीं होता था कि यार हाँ ये क्या दे दिया, ये तो पूछा ही नहीं था, ठीक है। अभी क्या है, फिक्स है सिलेबस आपका, आपको उस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और RSM SSB बोर्ड जो है ना, इनकी पता नहीं एक खासियत है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये टू द सिलेबस चलते हैं, ये फालतू की बात नहीं पूछेंगे, आपका जो पूरे का पूरा मतलब कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल करके देंगे। क्योंकि ऑटोमोबाइल का देखो, बेसिक आईसी इंजन और आईसी इंजन परफॉर्मेंस बेसिकली आप मैकेनिकल में ही पढ़ते हो, पहली बात सब कुछ पढ़ते हो, ठीक है। आईसी इंजन और परफॉर्मेंस ये ऑटोमोबाइल वालों को ज़्यादा अच्छे से आते होंगे, मैकेनिकल वालों को भी उसके बराबर ही आते हैं, परंतु अपने इसको आसानी से बड़े प्यार से समझ लेंगे। ये 3 टॉपिक आपको अच्छे खासे नंबर दिला देंगे। और उसके बाद में मोटर व्हीकल एक्ट वाला जो है, जो विविध है, ठीक है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, 70% तक आप एरिया कवर कर लोगे यहां से, ये बात का विश्वास रखना। कोई इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, जो ऑटोमोबाइल का प्योर ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, ठीक है, उससे इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। टाइप्स वगैरह मतलब बहुत बहुत रेयर है कि उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस नहीं है। उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूं, जो बेसिक है अपना, जहां मैकेनिकल का है आईसी इंजन और आईसी इंजन परफॉर्मेंस, इनके जो प्रश्न है, इनके जो एमसीक्यू है ना, भरपूर मात्रा में है, आप कहीं से भी उठा लो, कैसे भी उठा लो, आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएंगे। परंतु दूसरी तरफ मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल के एमसीक्यूज इतने बड़े ब्रॉड लेवल पे नहीं मिलते हैं, वो बड़े फिक्स हैं यार, बड़े बड़े कम लेवल पे हैं कि मतलब आपको सेंट्रलाइज तरीके से ऑटोमोबाइल के एमसीक्यूज नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। इसको ढूंढना बहुत महाभारत है, इस बात के लिए ध्यान में रखना। थोड़ा सा अपने आप को एक रोड मैप क्लियर कर लो अपने माइंड में, जो मैंने बताया, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो अपने माइंड में एक रोड मैप क्लियर कर लो। चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे आप 3 पढ़ रहे हो, चाहे 4, चाहे 10, चाहे 15, ठीक है। मैंने एक बात नोट कर ली, ये बात सच है, यदि यही सिलेबस रहता है और अपना नोटिफिकेशन आने के बाद अपने 3 से 4 मंथ मिलते हैं ना, तो जो बच्चा नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी करने लगेगा,
ये समझ लेना वो ये सिलेबस पूरा नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का तो आप पक्का रखना, चाहे वो दिन के 8 घंटे भी पढ़ते रहेगा ना तब भी नहीं हो पाएगा। अगर वो सिलेबस पूरा भी कर लेगा, जिस लेवल पे अभी अपने तैयारी कर रहे हैं कि एमसीक्यूज भी साथ पैरेलल लेते हुए चल रहे हैं ना, तो उस लेवल पे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी मैं बात करूं इंग्लिश और हिंदी की। देखो मैंने इंग्लिश के बारे में मैं बता देता हूं। गूगल पे सॉरी यूट्यूब पे जाके सर्च करना इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट, ठीक है। ऊपर ही ऊपर आपको उत्कर्ष की क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। लगभग 106 109 वीडियो है उनमें। वो सर बहुत ही, मैं कभी ना, देखो मेरा ये होता है कि मैं आपको एक सही रास्ते में दूं, रास्ते पे पहुंचाऊं। वो सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक डर जो होता है ना, एक फोबिया जो होता है, वो वास्तव में वो आपका मन से निकाल देंगे इंग्लिश को लेके। आप उनसे पढ़िए, ठीक है, आप उनसे प्रिपरेशन कीजिए, कोई मतलब नहीं है। वो जो पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं उसको देखता हूँ, तो मुझे मुझे उस चीज़ के बारे में ध्यान है। तो उत्कर्ष का इंग्लिश आप वहाँ से पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए भी उत्कर्ष के सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे पढ़ा, मैंने मतलब वीडियो देखी है उनकी, ज़्यादा नहीं मैंने उनकी क्लासेस ली। बहुत अच्छा, बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं वो भी अच्छे हैं। मतलब आप हिंदी इंग्लिश के लिए उत्कर्ष आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। वो बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करवा देंगे हिंदी और इंग्लिश के बारे में। अपना मतलब जो फोबिया है वो निकालना है, क्योंकि 100 नंबर का यार, 100 नंबर बहुत होते हैं कि आप हाँ एक बात और, टेक्निकल 200 नंबर की होने वाली है, ठीक है। मैं अभी कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा इस बारे में कि डीओपी में फाइल कही हुई है, परंतु पता नहीं डीओपी कब तक वापस देती है 200 नंबर करके। कईयों ने मुझे कुछ उल्टा सीधा ही बोला था इस बारे में। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में कह दिया था कि ये गलत हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 3 घंटे दें और आपको 100 नंबर का ही देखने के लिए मिले। लोगों ने कमेंट करके गलत बोला, कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है, उनके संस्कार हैं वो, ठीक है। मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। 50% तक आपका एरिया कवर हो रहा है। मैं आपको मतलब थोड़ा सा अपने जब फ्यूचर में नोटिफिकेशन आने के बाद में प्लान बनाएंगे कि किस प्रकार से अपने पास आउट हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि वो प्लान भी मुझे लेके आना पड़ेगा कि जो बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे उनके लिए भी थोड़ा सा माइंड मैप या रोड मैप अपने को तैयार करना होगा। ये बात था। अपने पास सिलेबस टांग के रखो, सारा सिलेबस किसी दीवार पे किसी पे भी चिपका दो, डेली पढ़ने के लिए बैठो। अभी मैं बताता हूं, जितनी भी चीज पढ़ो ना उसको इस लेवल की पढ़ना कि आज से पहले आपने उस लेवल का कभी ना पढ़ा हो। जितने भी प्रश्न बनते हैं कर दो। समय मैं कहता हूं जहां 2 दिन टाइम लगता है वहां पे 4 दिन जाने दो, 4 डेज जाने दो। परंतु जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना उस दिन आपको इस चीज़ का मतलब पता लग जाएगा। एग्जाम ऐसा दे के आना है कि यार याद रखें कि हाँ ये एग्जाम दे के आए थे। एग्जाम फाड़ के आ जाना, जिसको कहते हैं ना एग्जाम फाड़ के आना, इस बार वो करके आना है। इंडियन पॉलिटी करने बैठ के एमसीक्यूज करो, जनरल साइंस करने बैठ के एमसीक्यूज करो, इतने एमसीक्यूज करो मतलब जहां से भी मिलते हैं, चाहे कोई बुक ले लो, चाहे कोई इंटरनेट ले लो, चाहे यूट्यूब ले लो, चाहे नोट्स ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं से भी कर लो, परंतु एमसीक्यूज में तो पीछे मत हटना। यदि आपने सोच लिया कि नहीं मैं एमसीक्यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ूंगा, आप पास नहीं होगे, मैं मुंह पे कह रहा हूं ये बात कि आप लोग पास नहीं होगे। पहले दिन से एमसीक्यूज पे जोर जोर देता हूं मैं हमेशा से। अरे हाँ एक ना मेरे को प्रश्न याद आया, मैं अभी आपको वो भी बता देता हूं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का अभी अपने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वगैरह भी कर चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप पता है क्या होता है, मैं बताता हूं, आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे ताकि आपको आगे चल के ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। मैंने बताना भूल गया, मुझे अब भी याद था, मैं अब भी बताना भूल गया। आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। घरों में मोटर देखी है आपने, जो घरों में मोटर होती है जो अपने पानी के लिए यूज करते हैं, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसे कहते हैं अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं उसको। कभी आपने एक चीज़ नोट किया है कि यार अपने पानी चलाते हैं, सॉरी मोटर चलाते हैं, तो मोटर से अगर पाइप बाहर आ रही होती है तो अपने आगे वाला हिस्सा ना दबा के रखते हैं, ठीक है।
दबा के रखते हैं, एकदम उसका प्रेशर बनता है, अपने छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर दबाते हैं, फिर उसका प्रेशर बनता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर दबाते हैं, तो धीरे धीरे पानी आ जाता है। ये चीज़ आपने देखी होगी। अभी टेक्निकल टर्म में इस चीज़ को समझ लेना कि प्रेशर को प्राप्त करने के लिए अपने क्या करते हैं, प्रेशर को प्राप्त करने के लिए अपने डिलीवरी वॉल्व को बंद करते हैं। वो क्या है, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का मतलब अपना जो मोटर है उसका डिलीवरी वॉल्व भी तो है, कि जिसको अपने पाइप को दबा दिया कि उसमें अभी वो डिलीवरी वॉल्व बंद कर दिया, जैसे ही उसमें प्रेशर जनरेट हुआ अपने छोड़ दिया, मतलब अपना हाथ अपने आप ही हट जाता है थोड़ा सा प्रेशर लगते साथ, ठीक है, इतने में अपना पानी आ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, प्रैक्टिकली लाइफ में आपको समझा दिया ताकि आप भूलो मत। यार पढ़ने पे ध्यान दो, बड़ा सुनहरा मौका है। जिन बच्चों को लगता है यार लाइसेंस और एक्सपीरियंस का यार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, परंतु अभी अपने अगर ये सोचें और अपना समय मतलब बर्बाद करें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आई होप सो आज की क्लास अच्छी लगी हो, थोड़े से बातें कर ली यार, आज मैं फ्री था। कल RAC चालू कर देंगे, 2 दिन लग जाएंगे, 2 डेज़ के अंदर अपने RAC ख़त्म करके, उसके बाद में टॉम नेक्स्ट वीक तक अपनी टॉम कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में अपने मूव कर जाएंगे IC इंजन के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी सभी लाइक किया करो यार, कमेंट किया करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन करो। आई होप आपका दिन अच्छा जाए, धन्यवाद।